अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। तो आज हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ बी लिम्फोसाइट्स, और इसके साथ साथ मैं बी लिम्फोसाइट्स को जब डिफ़ाइन करूँगा तो मैं फेडरल बायोलॉजी से जो बी लिम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी होती है जैसे दैट इज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी और या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसको भी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो बी सेल्स वो होते हैं यार, ये जो लिम्फोसाइट से मिल के बनते हैं, यानी कि लिम्फोसाइट से बनते हैं। लिम्फोसाइट्स की ही टाइप हैं और ये बनते किससे हैं? लिम्फोब्लास्ट है। लिम्फोब्लास्ट जो होता है वो एक स्टेम सेल होता है जिससे लिम्फोसाइट बनता है। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं बनते भी बोन मेरो में है और मैच्योर भी वहीं पर होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो हम इनको ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज फॉर आवर स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं? एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? वो एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करते, वो लिम्फोकाइन साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ करते हैं। जब बी सेल जब एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो एक्टिवेट होने के बाद चेंज हो जाते हैं अफेक्टेड सेल में, जिनको हम प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। और यही प्लाज्मा सेल हैं जो दरअसल एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं। ये जो बी सेल हैं वो चेंज हो रहे हैं आपके प्लाज्मा सेल में एक्टिवेट होकर। ये किसके ज़रिए एक्टिवेट होते हैं यार? ये डिपेंड करता है कि या तो टी सेल की मौजूदगी में हेल्पर टी सेल की मौजूदगी में होते हैं एक्टिव, या फिर हेल्पर टी सेल की मौजूदगी के बगैर भी एक्टिव हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्टिवेटेड हेल्पर सेल मौजूद है, ठीक है, और ये उसकी मौजूदगी में एक्टिव हो रहे हैं, कैसे होते हैं मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाना चाहूँ। यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ, सॉरी इरेजर। चलिए मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरी चीज़ यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ किस तरह हमारा बी सेल इंटरेक्ट करता है हमारे हेल्पर टी सेल के साथ और वहाँ से एंटीबॉडी की सिक्रीशन कराता है, ठीक है। सो ठीक है यार, होता ये है कि आपका नॉर्मली पहले बी सेल जो है ना वो रेस्ट पे मौजूद है। वहाँ पर अगर टी हेल्पर सेल को पता चल जाए कि यार मेरी बॉडी में कोई पेप्टाइड एंटीजन मौजूद है, तो आपका टी हेल्पर सेल वो पेप्टाइड एंटीजन लेके आता है और बी सेल के साथ इंटरेक्ट करता है। बी सेल के ऊपर, बिकॉज बी सेल भी एक तरह का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो उसके ऊपर मौजूद होता है आपका MHC क्लास 2। वो MHC क्लास 2 जो है वो इंटरेक्ट करता है आपके टी हेल्पर सेल के साथ। जब वो टी हेल्पर सेल के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो वो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से बी सेल एक्टिव हो जाता है। जब बी सेल एक्टिव हो जाता है तो दरअसल टी हेल्पर सेल बी सेल के ऊपर काम करता है, और जब काम करता है कुछ लिम्फोकाइंस रिलीज़ करता है। जब लिम्फोकाइंस रिलीज़ करता है तो आपका बी सेल जो है फर्दर डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद बी सेल से आपके प्लाज्मा सेल बन जाते हैं, ठीक है, जो एंटीबॉडी सिक्रिएट करते हैं। कौन सी एंटीबॉडी? ऐसी एंटीबॉडी जो इस एंटीजन के अगेंस्ट होगी। और एंटीबॉडी होती क्या है यार? एंटीबॉडी बेसिकली कुछ छोटे से प्रोटीन्स होते हैं जो उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होते हैं। और एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी यार ये काम करती है कि इस आपके पैथोजन को जो जो लाइक उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, या डिस्ट्रॉय करवाने में काम करती है। किस तरह काम करती है वो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बट वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर ये वाला आपका पेप्टाइड एंटीजन मौजूद होगा, ठीक है, जो आपके हेल्पर सेल ने बी सेल को दिखाया है, तो आपका बी सेल जो है इसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा। और जब एंटीबॉडीज़ बना लेगा तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जाएंगी और आपके उस एंटीजन के साथ अटैच हो जाएंगी, उस पैथोजन के साथ अटैच हो जाएंगी जिसके ऊपर वो एंटीजन शो हो रहा है। और जब उस एंटीजन के साथ वो अटैच हो जाएंगी तो पता है फिर क्या होगा? ये दरअसल एंटीबॉडी खुद नहीं मारती उस पैथोजन को, बल्कि एंटीबॉडी जो है फिर जब अटैच हो जाती है ना उस पैथोजन के साथ, फिर वो एंटीबॉडी अट्रैक्ट करती है मैक्रोफेज को कि आ जाओ तुम, मैंने इसको पकड़ लिया है, मैं इसको चिपक गई हूँ, तुम आ जाओ और इसको डिस्ट्रॉय कर लो। और इसके साथ साथ वो आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स दरअसल वो प्रोटीन्स होते हैं जो चीज़ों की डिस्ट्रक्शन में काम आते हैं। वो कैसे काम आते हैं कि वो या तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स उस पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर पानी की एंट्री करवा के वहाँ से सोडियम आयन को अंदर डाल के, ताकि पानी भी सोडियम आयन के साथ सेल के अंदर जाए, उस पैथोजन के अंदर जाए, और वो पैथोजन जो है स्वेल होकर बर्स्ट हो जाए। तो इसी तरह लाइक जो आपका कॉम्प्लीमेंट का सिस्टम है वो आपके पैथोजन को ख़त्म करता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना के, जिसके अंदर परफोरिन 1 होता है। परफोरिन 1 किसके अंदर होता है? मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के अंदर। और दैट मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड बाय नन अदर देन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। तो यार ये था कि बी लिम्फोसाइट किस तरह काम कर रहा है। तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वह तो टी सेल की मौजूदगी में एक्टिव होते हैं, और जब वो एक्टिव उसकी मौजूदगी में एक्टिव होते हैं ना, तो टी हेल्पर सेल जो है वो पेप्टाइड एंटीजन शो करता है अपने MHC2 के साथ। जब एक्टिवेट हो जाता है टी हेल्पर सेल
तो फिर क्या होगा कि जो टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो चुका होगा वो रिलीज़ करेगा कुछ सिग्नल, जो बी सेल जो होता है इमेच्योर उसको साइज़ में ग्रो करवाएंगे। तो जब ग्रो कर जाएगा तो वो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग एंटीबॉडी, यानी कि वो आपका एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना और रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। वो आपका बी सेल जो एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहा होता है हम उसको प्लाज्मा सेल कहते हैं, ठीक है। और सम टाइम बी सेल टर्न इनटू बी मेमोरी सेल, और फिर उसी वक्त कुछ प्लाज्मा सेल जो होते हैं, जो बी सेल होते हैं आपके मेमोरी सेल में भी बन जाते हैं, ताकि जिस एंटीजन के अगेंस्ट ये आपकी एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं आपको बी मेमोरी सेल उस एंटीजन को याद रखते हैं, ताकि अगर दोबारा री इन्फेक्शन हो तो वो बी मेमोरी सेल फ़ौरन से प्लाज्मा सेल में डिवाइड हो जाएंगे और प्लाज्मा सेल जो है फिर दोबारा से वही एंटीबॉडी बनाएगा जो उसने पहले बनाई थी। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि बी मेमोरी सेल की मदद से आपकी बॉडी इम्यूनाइज हो जाती है उस अगेंस्ट, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। यही बात वहाँ आपके बीज की जो बी सेल की जो रिस्पॉन्स है उसमें भी यही बात लिखी गई है, ठीक है। कि किस तरह होता है मैं आपको यहाँ से रीड करके बताऊँ तो ये रहा। और कह रहे हैं जो बातें अभी तक मैंने बताई हैं वही थी, बस याद रखने का जो बी सेल है आपका कहाँ पाया जाता है। बी सेल जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था बर्सा ऑफ फैब्रिकस में, जो कि आपके हैंड या बर्ड के अंदर था, और इसी वजह से इनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं, बिकॉज ये बर्सा यानी कि जो बी से स्टार्ट हो रहा है उसमें डिस्कवर किए गए थे। और बी सेल की वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है हम उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं या ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहते हैं या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं, बिकॉज आपके बी सेल एंटीबॉडीज जो सिक्रीट करते हैं वो आपके फ्लूइड में जाती है, बिकॉज फ्लूइड में जाती है और फ्लूइड को हम ह्यूमर कहते हैं, तो इसी वजह से इस रिस्पॉन्स को एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। कहते हैं बी सेल के ऊपर ना 1,00,000 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अब जब भी फॉर एग्जांपल आपका बी सेल है वो इंटरेक्ट करता है आप किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, तो फिर बी सेल जो होता है ना उस ऑर्गेनिज्म पे जो एंटीजन मौजूद होता है ना उसके साथ आपका बी सेल रिसेप्टर बाइंड कर जाता है। जो बी सेल रिसेप्टर उस एंटीजन के साथ बाइंड कर जाता है ना, यानी कि ये मेरा बी सेल है, उसका बी सेल का ये वाला रिसेप्टर जो है, यहाँ पे और भी बहुत सारे रिसेप्टर थे, ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन ये वाली टाइप जो है ना उस एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर गई है, उस ऑर्गेनिज्म पे जो एंटीजन मौजूद था उसके साथ इसने जाके बाइंड कर लिया। अब अगर इसने इसके साथ बाइंड कर लिया है ना तो ये आपका जो ये रिसेप्टर है ना ये हमेशा इसी के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। और फिर जब आपका प्लाज्मा सेल इससे बाउंड होने के बाद, इसको पहचानने के बाद एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा। जो एंटीबॉडीज़ होंगी दरअसल उनमें यही रिसेप्टर प्रोटीन्स होंगे, ताकि आपकी बॉडी याद रखे कि आइंदा जब भी ये वाली आपके अंदर एंटीजन आएगी तो यही रिसेप्टर एक्टिव होंगे, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर एंटीबॉडी सिक्रीट करवाएंगे, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आई आई वुड से वीडियो दोबारा रिपीट करके देखना। मैं दोबारा कहूँ तो यार होता ये है कि आपका जो बी सेल होता है उसके ऊपर 1,00,000 रिसेप्टर्स होते हैं, उस 1,00,000 रिसेप्टर में से कोई भी एक रिसेप्टर उस एंटीजन के अगेंस्ट बाउंड हो जाता है, उससे बाउंड हो जाता है। जब बाउंड हो जाता है तो फिर वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, ठीक है। और कह रहे हैं एट द ऑनसेट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल जो रिसेप्टर फॉर वन या फिर मोर ऑफ बी सेल बाइंड टू बैक्टीरियल एंटीजन। कह रहे हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होता है तो या तो मेमोरी बी सेल के जो एक रिसेप्टर या एक से ज़्यादा रिसेप्टर जो है उस एंटीजन के साथ बाइंड करता है। फिर जब बी सेल बाइंड कर जाता है ना वो कह रहे हैं या तो फ्री बैक्टीरिया के साथ बाइंड करेगा या बैक्टीरिया के सिर्फ एंटीजन के अगेंस्ट बाइंड कर जाएगा, वो एंटीजन जो मैक्रोफेज शो कर रहे थे। यानी कि या तो मैक्रोफेज जो है वो बी सेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। जब मैक्रोफेज बी सेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो मैक्रोफेज दरअसल पूरे बैक्टीरिया को लेकर नहीं आते बल्कि उसके एंटीजन को लेके आते हैं जिसको उन्होंने फेगोसाइटोज किया होता है, तो वो एंटीजन के साथ चिपकेगा। या फिर अगर अकेला बी सेल होगा तो पूरे के पूरे भी आपके बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो एंटीजन बाउंड बी सेल जो होता है ना, या कि बी सेल जो आपके एंटीजन के साथ बाउंड है, एंटीजन के साथ चिपका हुआ है, चाहे वो बैक्टीरिया के साथ पूरा का पूरा हो या सिर्फ अकेला एंटीजन के साथ हो, ये हेल्पर टी सेल इनको देख लेता है। जब हेल्पर टी सेल इनको देख लेता है ना तो वो जाके एंटीजन और बी सेल का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। जब उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है, यही बात वो कह रहे हैं डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आपका ये है आपका बी सेल यहाँ देखते हैं, ये है आपका मैक्रोफेज रेड वाला और ये बी सेल। मैक्रोफेज अपने साथ एंटीजन लेके आया और बी सेल ने अपने बी सेल रिसेप्टर की मदद से उस एंटीजन को पहचान लिया और ये बन गया एंटीजन बी सेल कॉम्प्लेक्स। अब एंटीजन बी सेल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मौजूद था, आपका हेल्पर टी सेल आया और हेल्पर टी सेल ने आके देखा कि यार ये तो एंटीजन और बी सेल का कॉम्प्लेक्स है, वो इसके साथ आके अटैच हो गया। जब वो अटैच हो गया तो उसने लिम्फोकाइन रिलीज कर दिया, किसने? हेल्पर टी सेल ने। जब हेल्पर टी सेल लिम्फोकाइन रिलीज कर देगा ना तो आपके जो ये बी सेल इसके साथ लगे हुए हैं ना मैक्रोफेज के एंटीजन के साथ, वो मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर हो गए वो प्लाज्मा सेल बना देंगे और प्लाज्मा सेल से फिर एंटीबॉडीज सिक्रीट होंगी जो कि उस एंटीजन पे जाके चिपक जाएंगी, पहले भी चिपकी हुई थी अभी भी चिपक जाएंगी। और जब ये एंटीबॉडी उसके साथ लग जाएंगी ना, पहले एंटीबॉडी नहीं, पहले सिर्फ रिसेप्टर लगा हुआ था, सिर्फ पहले आपका बी सेल लगा हुआ था अपने रिसेप्टर की वजह से। अब जो एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा ना, ये एंटीबॉडी बेसिकली जाके आपके उस पैथोजन के ऊपर चिपक जाती हैं या आपके उस एंटीजन के साथ चिपक जाती हैं। फिर एंटीबॉडी खुद उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करती, खुद उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि वो हुक्म देता है। किसको हुक्म देता है? वो हुक्म देता है आपके
मैक्रोफेजिस को, या फिर हुक्म देता है वो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कि तुम आओ और इसको ख़त्म करो। तो इसी तरह बी सेल जो है अपना काम करते हैं, ठीक है। तो हेल्पर टी सेल लिम्फोकाइन रिलीज़ करेगा जो सेल डिवीज़न कराएंगी बी सेल की, और कह रहे हैं 5 दिन के बाद बहुत सारी सेल डिवीज़न हो चुकी होंगी और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुकी होंगी, ठीक है। और लार्ज क्लोन ऑफ सेल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बी सेल दैट वाज स्टिमुलेटेड टू डिवाइड, यानी कि एक बी सेल से बहुत ज़्यादा 5 डिवीज़न कंप्लीट हो चुकी होंगी, 5 दिन के अंदर बहुत सारे डिवीज़न हो चुकी होंगी और उस बी सेल की बहुत ज़्यादा कॉपी बन चुकी होंगी, सिर्फ और सिर्फ वही बी सेल जो जिसने इंटरेक्ट किया था आपके लाइक आपके तो नहीं है बल्कि बॉडी के पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। ये बात हुई। अच्छा, हम यहाँ पर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता क्या, और एंटीबॉडी है क्या, किस चीज़ से मिलके बनी होती है, और ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सिंध में नहीं लिखा हुआ, बट आई विल अर्ज यू हेयर कि आप इसको देखें, मैं डायग्राम से समझाऊंगा, काफ़ी है। ये आपकी है एंटीबॉडी, देखो इसमें ये स्ट्रक्चर आ रहा है पूरा, ये एक लंबी चेन है जो बिल्कुल सीधी है। ये लंबी चेन जो है, जो लंबी है सबसे, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट रीजन, बल्कि ये पूरी लॉन्ग चेन है, ठीक है, ये लॉन्ग चेन है, और ये है आपकी शॉर्ट चेन, ठीक है, ये है शॉर्ट चेन। तो ये लॉन्ग चेन को हम हैवी चेन कहते हैं और शॉर्ट चेन को हम लाइट चेन कहते हैं। जो लॉन्ग चेन होती है ना, उसका जो यहाँ तक रीजन है ना, यहाँ तक ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्ग चेन का ये वाला रीजन कांस्टेंट है। इसी तरह जो आपकी लाइट चेन है ना, जो लाइट चेन है, वो शॉर्ट चेन भी है, लाइट चेन भी है, उसका ये वाला रीजन कांस्टेंट है। हम कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा रीजन है वो नीचे कांस्टेंट है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल रीजन के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है, वेरिएबल रीजन के ऊपर बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पर आपके डिफरेंट पेप्टाइड एंटीजन आके चिपकते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी जो दो हैवी चेन है आपस में अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आपकी जो हैवी चेन है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ लगी होती हैं। जो आपका ये लॉन्ग चेन है, हैवी चेन है, उसके ऊपर ना 2 बाइंडिंग साइट होती हैं। एक होती है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट, मैंने कहा ना कि आपकी एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर चिपक गई, जब चिपक गई ना, तो उसको एंटीजन को या उस पैथोजन को ख़त्म करने के लिए या तो आपकी एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगी और वो कॉम्प्लीमेंट आके यहाँ बाइंड कर जाएगा, या फिर वो आपके मैक्रोफेज को बुलाएगी। तो ऊपर वाली कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग साइट है, नीचे वाली मैक्रोफेज की बाइंडिंग साइट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और कह रहे हैं ये जो आपका कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का और हैवी चेन का, और ये वेरिएबल रीजन है आपकी लाइट चेन और हैवी चेन, दोनों में वेरिएबल रीजन भी होता है और आपका कांस्टेंट रीजन भी होता है। कांस्टेंट रीजन ज़्यादा बड़ा होता है, वेरिएबल रीजन ज़्यादा छोटा होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कह रहे हैं जो एंटीबॉडी होती है वो वाई शेप मॉलिक्यूल होता है, जिसके 2 आर्म्स होते हैं, वाई की तरह के होते हैं। ये शेप जो होती है ना, एमिट एंटीबॉडी टू कंबाइन विद 2 एंटीजन मॉलिक्यूल। ये शेप ऐसी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसी शेप बनी हुई है ना आपकी, तो यहाँ पर भी एक एंटीजन के साथ चिपक जाएगा, एक एंटीजन यहाँ भी चिपक जाएगा। जब 2 एंटीजन बाउंड हो जाते हैं ना, फिर एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है और वो क्या बना देती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स इस पर आके अटैच हो जाता है, यहाँ मैक्रोफेज वगैरह, और वो उस एंटीबॉडी की मदद से और एंटीजन को ख़त्म कर देते हैं। जो टेल है वाई की, कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, जो टेल है, जो नीचे वाला पार्ट था, अगर ये वाई है पूरा, उसके 2 आर्म पे तो वो आपका एंटीजन लग रहा था, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट था वहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट थी ना, आपको याद है। तो जो वाई है, वो जो टेल है उसकी, वो परफॉर्म क्या करती है, बाइंडिंग कराती है टू सेल या एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। या तो वो सेल के साथ बाइंड करेगी लाइक माइक्रोफेज के साथ, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराएगी। ये जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो देखो, ये एक चेन ये रही और एक चेन ये रही, 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन, एक चेन ये रही, एक चेन ये रही, 4। तो आपकी एंटीबॉडी के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं। 2 होती हैं लॉन्ग चेन जिनको हम हैवी चेन कहते हैं, और 2 होते हैं आइडेंटिकल शॉर्ट चेन। ये दोनों लॉन्ग चेन भी आपस में एक जैसी होती हैं, शॉर्ट चेन भी आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो 2 आइडेंटिकल हैवी चेन है, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन है, और जो ईच चेन है ना, हर चेन में एक कांस्टेंट सेगमेंट भी होता है और एक वेरिएबल भी होता है। जो कांस्टेंट सेगमेंट होता है हम उसको सी रीजन कहते हैं, और वो जो हैवी चेन का होता है, जो कांस्टेंट सेगमेंट आपकी हैवी चेन का होता है, उसमें जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है ना, बिकॉज पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो आपका जो कांस्टेंट सेगमेंट है हैवी चेन का, उसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो एंटीबॉडी के अंदर सेम होता है। यानी कि अगर आपकी आईजीजी एंटीबॉडी है तो दुनिया में जितनी भी आईजीजी एंटीबॉडी होंगी उसमें जो कांस्टेंट सेगमेंट है ना उस आपकी हैवी चेन का, वो सेम रहेगा। यानी कि एक आईजीजी एंटीबॉडी ये है, ठीक है, और एक और आईजीजी एंटीबॉडी ये है, आईजीजी। अच्छा, आईजीजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है। और
तो कह रहे हैं अगर ये एंटीबॉडी का जो ये कांस्टेंट सेगमेंट है ना हैवी चेन का, जो कांस्टेंट सेगमेंट है हैवी चेन का, इसमें जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है दोनों में सेम होगा। लेकिन एक और ये एंटीबॉडी है, लेकिन ये है IgE एंटीबॉडी, और ये IgE एंटीबॉडी है तो इसका जो कांस्टेंट सेगमेंट है इसका भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस सेम होगा, लेकिन IgG से इसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस नहीं मिलता होगा बल्कि IgE के साथ मिलता होगा। जितनी भी IgE हैं उनका अपना कांस्टेंट सेगमेंट होता है, ठीक है, जिसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस उनका अपना होता है, और जितनी भी IgG होती हैं उनका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अपना होता है। जितनी भी IgE हैं उनका अपना कांस्टेंट हैवी चेन के कांस्टेंट का सेगमेंट होगा, ठीक है, जिसमें अपना उनका अलग से अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा। और जितनी भी IgG हैं या जितनी भी अलग अलग टाइप से ना, देखो अगर एक IgG है और एक और IgG है तो दोनों में जो बात सेम होगी वो होगी उनका आपका हैवी चेन का कांस्टेंट सेगमेंट जो है उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस सेम होगा। लेकिन इनमें एक चीज़ अलग भी होती है और वो होती है वेरिएबल रीजन। जो लाइट आपकी जो हैवी चेन और लाइट चेन जो है उसका जो वेरिएबल रीजन है जहाँ पर चीज़ें बाइंड करती हैं वो, हालांकि ये भी IgG है ये भी IgG है, लेकिन दोनों IgG का वो वेरिएबल रीजन अलग होगा, चाहे वो एक ही जैसी एंटीबॉडी हो बट वेरिएबल रीजन अलग होता है। लेकिन कांस्टेंट सेगमेंट जो हैवी चेन का होता है वो दोनों में सेम होता है। ये जो C रीजन है कांस्टेंट रीजन है, हम उसको हैंडल के तौर पर काम करते हैं कि यार वो सब में सेम होता है, जितने भी की हो हैंडल एक तरह का हो सकता है। लेकिन जो बम और नोजिस वाला रीजन है ना, जो ये आपका ये आर्म है दो, ठीक है, ये सेम नहीं होते, ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और उनमें यूनिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। इन बी सेल रिसेप्टर, जो बी सेल रिसेप्टर होता है ना, द वेरिएबल रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बी सेल वेयर द कांस्टेंट रीजन एंगर इनटू बी सेल मॉलिक्यूल। देखो आपका जो बी सेल होता है ना उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। जो बी सेल रिसेप्टर्स होते हैं दरअसल वो एंटीबॉडी ही होती है। तो वो इस तरह की होती है कि उसका जो कांस्टेंट सेगमेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसा होता है बी सेल के, और जो उसका वेरिएबल रीजन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर इस तरह निकला हुआ होता है। तो यही बात कह रहे हैं कि ये बी सेल रिसेप्टर के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो वेरिएबल रीजन है वो बी सेल से बाहर निकल रहा होता है, और जो कांस्टेंट रीजन होता है वो आपके सेल के मॉलिक्यूल के अंदर लाइक घुसा हुआ होता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई, ये बातें आपने याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है। चलें वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो भी हमारा टॉपिक था जो डायग्राम शुरू में दिखाई गई थी ना बी सेल रिसेप्टर वाली, और मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, मैंने कहा था बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो दरअसल यही चीज़ थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये है बी सेल रिसेप्टर, ठीक है, इसमें ये हैवी चेन है, इसकी ये पूरी हैवी चेन है लंबी वाली, और ये लाइट चेन है। हैवी चेन और लाइट चेन का ये वाला सेगमेंट कांस्टेंट है और ये वाला वेरिएबल है, और एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल रीजन पे होती है, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। तो ये नीचे वाला कांस्टेंट और ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट वो होता है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसा होता है, और ये हैवी चेन का पार्ट होता है। जो वेरिएबल रीजन होता है वो ऊपर निकला होता है जहाँ पे चीज़ें आगे बाइंड करती हैं, और कांस्टेंट रीजन ये वाला है। तो ये भी दरअसल ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन भी एक तरह का कांस्टेंट रीजन का ही पार्ट होता है, ठीक है। हाँ ओके, सो यहाँ पर एक डिजीज़ आ गई, दैट इज़ मैलिग्नेंट मेलानोमा। मैलिग्नेंट मेलानोमा क्या होता है यार? मैलिग्नेंट मेलानोमा आपके स्किन का कैंसर है। आपकी स्किन में देखो सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, और मेलानोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी स्किन को डार्क बनाता है। सो अगर आपके इन मेलानोसाइट्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, लाइक आपको कोई यूवी रेडिएशन आ गई है या कोई और जेनेटिकली आपके अंदर कोई इशू है, तो जो आपके मेलानोसाइट्स है ना ये एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और जो एबनॉर्मल डिवीजन होती है सेल के हम उसको कैंसर कहते हैं। और जहाँ पर भी कैंसर का नाम होता है ना अक्सर आखिर में ओमा आ रहा होता है, लेकिन खैर और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं कैंसर को नाम देने के जो आपने MBBS में पढ़ने हैं, बट उसमें से एक नाम होता है ओमा, आखिर में ओमा होगा, लाइक मेलानोमा, सही है, कार्सिनोमा, ये सारे कैंसर के नाम हैं। तो जो मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है ये डेंजरस आपका स्किन कैंसर होता है, डेडलीस्ट स्किन कैंसर होता है, इससे आपकी मौत हो जाती है अक्सर, ठीक है। और ये होता कैसे है कि आपके जो मेलानोसाइट्स होते हैं दे गेट डैमेज, और डैमेज किस तरह होता है? उनका यूवी लाइट के जरिए होता है, यानी कि कहते हैं ना कि आप बाहर निकलो तो सनस्क्रीन लगा के निकलो। सो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है ताकि वो आपको यूवी रेडिएशन से बचाए, वरना आपका स्किन कैंसर जो मैलिग्नेंट मेलानोमा है वो आपको आराम से हो सकता है। कि जब अर्ली स्टेज होता है ना मेलानोमा, जब डेवलप कर रहा होता है कैंसर, तो मेलानोसाइट्स होते हैं ना वो एबनॉर्मली बहुत हाई रेट पे डिवाइड कर रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं। तो वो जो जब ग्रो कर रहे होते हैं ना दे आर ग्रोइंग रेडियली इन बेसल एपिडर्मिस, वो रेडियली हर डायरेक्शन में लाइक ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन जब आखिर का स्टेज आता है ना, ठीक है, तो उस स्टेज में वो फिर क्या होता है कि वो आपके एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, यानी आपकी स्किन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जब वो स्किन से बाहर आना शुरू हो जाएं तो आप कह सकते हो कि इन्वेसिव स्टेज है, यानी कि वो स्टेज है जिसमें आपके कैंसर के सेल आपकी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इन कैंसरस सेल में ना हम एक चीज़ देखते हैं कि इन कैंसर सेल के अंदर आपके ट्यूमर
इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स यानी TIL बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कैंसर सेल के अंदर ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज ट्यूमर इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स का काम होता है कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करना। तो वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि मेलानोमा जो कॉज हो रहा है हम इसको रोक सकें, ठीक है। लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? बिकॉज जो आपका ये मेलानोमा है ना, जो कैंसर हो रहा है, ये अपने अंदर ना कुछ ऐसी बातें ले आता है कि वो ये जो ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट्स है दरअसल एक तरह की इम्यून रिस्पॉन्स है। तो वो आपका जो सेल्स होते हैं वो अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ ले आते हैं, कुछ ऐसी इंटरेक्शन करते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं कि वो इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम इन मेलानोमा के अगेंस्ट अपना काम ही नहीं करेगा। तो ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट्स लाख कोशिश कर लें लेकिन वो इस कैंसर को ख़त्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं, कह रहे वो इन टिश्यू का एबनॉर्मल बिहेवियर मालूम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। वो पहचान लेंगे कि यार ये मेरे सेल हैं तो मेलानोसाइट्स के, लेकिन ये मेरे अपने नहीं हैं, बिकॉज ठीक है दे आर डिवाइडिंग एबनॉर्मली। और वो कैसे पहचानता है? आपका ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट कैसे पहचानता है कि जो मेरे सेल हैं अपने नहीं हैं? वो उनके T सेल रिसेप्टर की मदद से पहचानता है। T सेल रिसेप्टर की मदद से ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट्स वो ये पहचान सकते हैं कि ये मेरा सेल अपना है या नहीं है, और वो T सेल रिसेप्टर की मदद से पहचानता है। MCQ का पार्ट है, फेडरल में लिखा हुआ है। तो ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से सेल आ जाते हैं? इसमें आपके जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट्स के अंदर वो हैं साइटोटॉक्सिक T सेल। ये MCQ का पॉइंट है कि आपके ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट्स के अंदर TIL के अंदर सबसे ज़्यादा साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, इसानोफिल, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल वगैरह भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कौन सा है? साइटोटॉक्सिक T सेल है, ठीक है। और कह रहे हैं मेलिग्नेंट मेलानोमा में जो ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट की रिस्पॉन्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो कैंसर सेल को एलिमिनेट कर सके। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जो मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है ना, अपनी इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ले आता है और कुछ ऐसे सेल्स जो होते हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स जब सही से होगी नहीं तो साफ सी बात है वो इसको कैंसर नहीं कर पाएंगे। एक और बात जो आपने सिर्फ MCQs के लिए याद रखनी है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। यार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो होती है जो एक ही सेल के क्लोन से मिलकर बनती है। क्लोन क्या होता है? एक सेल की जब आप बहुत ज़्यादा कॉपी कर लेते हो ना, बिल्कुल सेम, यानी कि एक मेरे पास B सेल है, मैंने इसी B सेल की कोई लाखों कॉपी कर दी, तो जो लाखों कॉपी होंगी ना B सेल की, मैं कहूँगा ये लाखों जो कॉपी है वो B सेल का क्लोन है। तो वो दरअसल एग्जैक्ट कॉपी होती है, उसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है यानी कि उसमें सिंगल क्लोन होता है, यानी कि एक ही तरह का सेल होगा, यानी कि बेसिकली एक ही तरह का वाइट ब्लड सेल होगा और उसकी एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है, उसी की तरह की एंटीबॉडीज़ होंगी। यानी कि वो जो आपका B सेल है ना, जो एंटीबॉडी एक बना रहा था, उसी तरह की बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी मौजूद होंगी, लेकिन इसी टाइप की होंगी। इसलिए हम कह रहे हैं मोनोक्लोनल, यानी कि एक ही क्लोन की हैं और एंटीबॉडी हैं, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं, लेकिन एंटीजन का एक रीजन होता है जिससे चीज़ें बाइंड करती हैं, जिससे आपकी एंटीबॉडी बाइंड करती है, उसको एपिटोप कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और जो MCQs के पॉइंट हैं वो इसमें ये हैं कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है ना, ये आपकी बनती है आपके एक तो लाइक ये माइलोमा सेल लाइन से और B सेल से, यानी कि आपके B सेल होते हैं, आप उन B सेल्स को मिला देते हो आपके कैंसर सेल से। जो माइलोमा है वो दरअसल आपके कैंसर सेल होते हैं। जब आप B सेल को कैंसर सेल के साथ मिलाते हो तो ये B सेल जो एंटीबॉडी बना रहा था वो कैंसर सेल के साथ मिल जाएगा। अब कैंसर सेल के अंदर ये बात होती है कि वो ना लाइक बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डिवीज़न कर सकते हैं। तो जब अनलिमिटेड डिवीज़न इनकी होगी तो B सेल की भी होगी, और B सेल जो एंटीबॉडी बना रहा था उनकी भी कॉपी होती जाएगी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि माइलोमा सेल लाइन और B सेल के मिलने से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम हाइब्रिडोमास कहते हैं। MCQs का पॉइंट है कि माइलोमा और B सेल के मिलने से हाइब्रिडोमा बनता है जो लाइक अनलिमिटेड डिवीजन करता है और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं। डिस्कवर किसने किया था? MCQs का पॉइंट है कि कोहलर ने और मिलस्टीन ने ये चीज़ें डिस्कवर की थी। और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये बनती कहाँ पर है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय सेल कल्चर टेक्निक। ये आपको बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपने याद रखना है कि माइलोमा सेल लाइन और B सेल की फ्यूजन से बनती है। और ये बनती कहाँ पर है? ये सेल कल्चर के अंदर बनती है, यानी कि कोई सी हम ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बनाते, बल्कि हम इसको लेबॉर्ट्री के अंदर एक सेल कल्चर एक टेक्निक होती है जिस पर चीज़ें हम खुद ग्रो करवाते हैं। तो सेल कल्चर टेक्निक के ज़रिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती है। हम इससे कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं, हम बीमारियां डायग्नोज कर सकते हैं लाइक हेपेटाइटिस वगैरह, और इसके साथ साथ हम ऑटोइम्यून डिजीज़ लाइक रेमेटॉइड आर्थराइटिस को भी ट्रीट कर सकते हैं। इसका थेराप्यूटिक पर्पस भी है, यानी कि हम इसको इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक, बहुत लेंथी टॉपिक था, ठीक है। आई वुड सल्यूट यू कि आप अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है, बिकॉज बहुत थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और ये मेलानोमा का टॉपिक।
और उसमें बी सेल किस तरह डिवाइड करते हैं, क्या उनके अंदर एबिलिटी होती है। एंटीबॉडी का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। MCQs यहाँ से बहुत ज़्यादा आएंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।